गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग जी। मनीष, सुरेश कुमार, प्रदीप गौड़, राव मनोज कुमार, आप सभी दोस्तों का, गणेश सैनी, प्रियंका, प्रदीप, कविता मेहरा, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अजय सिंह शेखावत जी, राखी पारिक, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं कल के दिन भर की जो खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के सवालों की, और बात करेंगे कौन से सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो ख्वाब मैंने देखा है मुझे वो ख्वाब पाना है। मैंने जो ख्वाब देखा है मुझे वो ख्वाब पाना है, और रुतबा मुझे तुझ जैसा नहीं तुझसे भी लाजवाब पाना है। जितनी मेरी मंजिल ऊंची है उसका रुतबा भी उससे ज्यादा ऊंचा है। मैंने जो ख्वाब देखा है, जो ख्वाब मैंने देखा है मुझे वो ख्वाब पाना है, और रुतबा मुझे तुझ जैसा नहीं तुझसे भी लाजवाब पाना है। इसके बाद आपके सामने कुछ पंक्तियां और भी है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब तक जीवन में इस प्रकार के कुछ मोड़ नहीं आए, कुछ इस प्रकार के कदम आपके सामने न पड़े जिससे आपको संभलने का मौका न मिले, तो कभी न कभी हम लोग उससे अलग हो जाते हैं, रास्ते से अलग चले जाते हैं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आता है। जो समय आपको मिला है उस समय का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लगातार जीवन में आगे बढ़ना ही हमारे इस जीवन का मूल उद्देश्य है। उसके साथ हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की इस शुरुआत में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे आज की करंट अफेयर्स के सवालों की। और हमेशा की तरह वही पंक्ति, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सबके सामने झुकना जानता है। और आज का पहला सवाल आप सब लोगों के सामने है मेरे दोस्तों, जवाब इसका आपको देना ही है। जैसा कि कल आप लोग कह रहे थे उसी को मैंने आज का पहला सवाल बना दिया है। हालांकि देखिएगा, देश के नए जो हमारे प्रमुख बनाए गए हैं नौसेना के, वो कौन है? अभी तक उन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए कल की बात सही थी। हमने कल जो बात की वो करमवीर सिंह जी के बारे में सही थी। और आज देखो, देश के नए नौसेना प्रमुख कौन बनने जा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है, पदभार ग्रहण नहीं किया है। इस बात को आप ध्यान रखना। जिस दिन पदभार ग्रहण करेंगे उस दिन से हम ये बताना शुरू कर देंगे आपको कि वर्तमान में नए नौसेना प्रमुख कौन है। अभी इन्होंने अपना पदभार क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है मेरे दोस्तों। आर हरि कुमार, करमवीर सिंह, कृष्ण स्वामीनाथन, वीके चौधरी। तो आप लोगों को बताया है चौधरी साहब जो है वो एयरफोर्स के नए आर के भदौरिया के स्थान पर बनाए गए। करमवीर सिंह वर्तमान में नौसेना प्रमुख है, लेकिन अब इनके स्थान पर कौन आने वाले हैं? अब आने वाले हैं आर हरि कुमार जी। आर हरि कुमार जो है वो वर्तमान में क्या बनने जा रहे हैं? आने वाले समय में ये देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वाइस एडमिरल के पद पर ये यहां पर जो है वो काम कर रहे हैं। इसके बाद करमवीर सिंह वर्तमान में है। और कृष्ण स्वामीनाथन को आपको बताया था कल कि पश्चिमी कमान जो है नौसेना की, उस पश्चिमी कमान के प्रमुख किसको बनाया गया? कृष्ण कुमार स्वामीनाथन को बनाया। यानी कृष्ण स्वामीनाथन जो है वो पश्चिमी कमान के हैं। आर हरि कुमार जो है वो देश के नए नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सीडीएस जो है वर्तमान में कौन है? सीडीएस तो विपिन रावत साहब जो है वो हमारे क्या है? सीडीएस है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस सब जो है वो कौन है? विपिन रावत जो है वो है। और इसके अलावा मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, नरवाणे, ये वर्तमान में हमारे सेना प्रमुख हैं। और चौधरी साहब जो हैं वो क्या है? हमारे एयरफोर्स के वर्तमान में क्या है? प्रमुख है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए और सब लोग आप लोग जानते हैं इस बारे में से, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके सामने आ चुका है। आर हरि कुमार जो है
वो आने वाले समय में नए नौसेना प्रमुख जो है वो बनने जा रहे हैं। वर्तमान में करमवीर सिंह है, लेकिन जल्द ही इनका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि ये अपने पद से क्या करेंगे, हट जाएंगे। उसके बाद किसको लाया जाएगा, तो ये आर हरि कुमार जो है ये इस पद को ग्रहण करने वाले हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जरा इसको भी थोड़ा गौर से पढ़िए, आपको अच्छा सवाल देखने को मिलेगा। सवाल क्या है जरा देखिए, कल की एक बड़ी खबर आपके सामने है, ये वाली सवाल यहां लिखा हुआ आपके सामने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यानी राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, राष्ट्रपति भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, विशेष कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में अभी वर्तमान में जो एक सेना की टुकड़ी है वो है नेपाल देश की, नेपाल देश की सीमा की एक टुकड़ी जो है वो भारत आई हुई है अपने अभ्यास के लिए या फिर अपनी एक्सरसाइज के लिए, भारतीय प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए आई है। और उसी समय नेपाली सेना के प्रमुख जो हैं वो है जनरल प्रभुराम शर्मा। क्या है, प्रभुराम शर्मा जो है वो इनके प्रमुख है, प्रभुराम शर्मा। किस देश के, नेपाल देश जो है उसके सेना प्रमुख हैं, ये नेपाल के सेना प्रमुख, नेपाल के सेना प्रमुख के पद पर ये हैं, सेना प्रमुख। और इनको क्या किया गया, राष्ट्रपति भवन में भारत और नेपाल के बीच में संबंधों को मधुर बनाने के लिए, भारत और किसके बीच में, नेपाल के जो संबंध है, भारत नेपाल संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए, संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए, संबंधों को मजबूती देने के लिए, यानी वर्तमान में कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में जो है वो संबंध थोड़े खटाई में पड़ जाते हैं। और अभी आपको मालूम होगा, इसी के बारे में मैंने बताया था आपको कल ही कि काली नदी जो है, उस काली नदी के बहाव क्षेत्र में उत्तराखंड में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है काला पानी। ये सबका रटा जा चुका है, ये एक बार पहले परीक्षा में आ भी चुका है। ये काला पानी क्षेत्र जो है वो विवाद का विषय रहा है दोनों देशों के बीच में। प्लस इसके अलावा मैंने एक जगह आपको कल ही बताई होगी, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सूर्य किरण सैनिक अभ्यास जो है, सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में अभी यहाँ पर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। पशुपतिनाथ का मंदिर आपको पता होगा, किसका मंदिर, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक ध्यान रखना है आपको, भारत में यहाँ ये कन्याकुमारी से लेकर के ये इधर वाला बेल्ट है और पशुपतिनाथ तक का जो मंदिर पूरा एक इलाका पड़ता है, ये बेल्ट जो है वो लाल कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नक्सलवादी घटनाओं के लिए ये इतना क्षेत्र जो है, आज भी भारत जो है अपने को जैसा ऊपर से दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश को खोखला करने वाले आज भी लोग इस देश में जिंदा है और इस देश की सरकारें उनके सामने कुछ कर भी नहीं पाती है। उसका एक उदाहरण आपके सामने है, ये वाला लाल कॉरिडोर जो है वो कहां से कहां तक जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये इतना लंबा कॉरिडोर पूरा का पूरा नक्सलवादी इलाकों से ग्रसित है। आए दिन जो हमारे सेना के या अर्धसैनिक बलों के जो हमारे सैनिक हैं उनको यहां पर मार दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहां ये लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए सेना से क्या लेते हैं, बदला लेते हैं, और ये नक्सलवादी घटनाओं के लिए पूरा इलाका जो है वो हमेशा क्या रहता है, चर्चा में रहता है। तो इसका सही जवाब आपको बता दिया मैंने, नेपाल है। नेपाल यहाँ पर क्या है, काठमांडू यहाँ की राजधानी है, काठमांडू यहाँ की क्या है, राजधानी है। और एक ध्यान रखना है भैया आपको, काठमांडू में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पहला ये बताना है आपको सवाल कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। और आप लोगों ने एक ढाका जो है, ढाका कहाँ की है, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। पिछले दिनों एक संगठन का नाम सुना होगा जिसका मुख्यालय भी कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ढाका के अंतर्गत है। तो बिमस्टेक का नाम अगर आपने सुना हो, ठीक है, बिमस्टेक जो है उस बिमस्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। जिस समय बिमस्टेक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उस समय यह सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है।
चलिए, इसके बाद यहां पर भूटान है। भूटान भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारे सबसे मधुर संबंध है, और भूटान के साथ हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका जो है, यहां पर ध्यान रखना, जयवर्धनपुरे कुट्टे यहां की क्या है, राजधानी है। और श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा एक बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह एक कोलंबो बंदरगाह है, यहां पर क्या है, कोलंबो बंदरगाह जो है वो खूब चर्चा में रहता है। तो चाइना जो है इसके एक बंदरगाह को 100 वर्ष के लिए क्या कर चुका है, लीज पर ले चुका है। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। 2 गज का गलियारा जो है, 2 गज गलियारा, 2 गज गलियारा, गलियारा जो है ये ध्यान रखना भारत और किसके बीच में है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। यहाँ के बंग बंधु के नाम से मशहूर मुजीबुर रहमान जो है यहाँ के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और शेख हसीना उनकी जो बेटी है वर्तमान में वहां की क्या है, प्रधानमंत्री है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है वो मैंने बता दी। लेकिन हमारा मूल सवाल ये था कि किस देश के सेना प्रमुख हैं प्रभु राम शर्मा, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित जो कार्यक्रम है वहां पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ये है आपका कौन सा, नेपाल जो है वो इसका सही जवाब होगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ये ढाका में है, आपसे पूछा जा चुका है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए जरा अब बात करते हैं, थोड़े से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी आपको जवाब देना है। 20 सवाल अगर आते हैं तो 20 में से आपको 15 सवाल ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा में उससे रिलेटेड कोई मैटर या तो पहले की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, या करंट अफेयर्स की दृष्टि से वो बहुत अच्छा होने की बावजूद भी वो परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में ऐसा सवाल आ सकता है। चलिए, हैदराबाद के बारे में हम लोग खूब बातचीत कर चुके हैं। हैदराबाद के जो निजाम थे, वो हैदराबाद के निजाम जो है वो आपको पता होगा, भारत में पहले विलय नहीं होना चाहते थे। किसकी वजह से, निजाम के जो पीएम थे, ठीक है, वो चाहते थे कि आसफ जही जो झंडा है वो हैदराबाद का आसफ जही झंडा हमेशा फहराता रहे, और हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहे। और उस समय की सबसे धनी रियासत है, अगर कोई भी भारत की सबसे धनी रियासत के रूप में किसको जाना जाता था, हैदराबाद को जाना जाता था। लेकिन बाद में सरदार पटेल और वीपी मेनन की वजह से हैदराबाद रियासत का विलय भी भारत में कर दिया गया, और सबसे ज्यादा भारत को अगर धन दान देने वाली कोई रियासत थी तो उसका नाम भी हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने बहुत सारा धन दौलत जो है वो भारत सरकार को बाद में भेंट किया था। कि AIG अस्पताल ने अध्ययन कर कौन सी थेरेपी कोविड-19 के मरीजों के लिए रामबाण है ऐसा बताया है, जिससे मौत के खतरे से रोगी को 100% तक सुरक्षित किया जा सकता है। यानी हैदराबाद जो जगह है, यहां पर लगातार कोविड-19 का प्रशिक्षण या परीक्षण जो है वो लगातार चल रहा है, और ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोविड-19 से अगर हो भी जाता है तो लोगों को कैसे बचाया जाए। इस पर लगातार इस प्रकार का प्रयास यहाँ हैदराबाद की जो AIG अस्पताल है, यहाँ के डॉक्टर्स जो अध्ययन कर रहे हैं वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसा कुछ किया जाए कि कोविड-19 से अभी भी कोई खतरा अगर बना हुआ है तो उसको पूर्णतः भारत से दूर किया जाए। इसी को लेकर AIG हॉस्पिटल जो हैदराबाद का है उसमें क्या किया गया, एक नई थेरेपी विकसित की गई अभी हाल ही में, उसका परीक्षण किया गया और उसको अभी सामने लाया गया कि कोविड-19 के लिए ये पहली बात तो रामबाण का मतलब सीधा सा है कि भाई इसमें 100% तक व्यक्ति को बचाए जाने की क्षमता होगी, 100% तक ही। तो ऐसी कौन सी तकनीक है या ऐसी कौन सी थेरेपी है जिससे ऐसा किया जाता है? क्या प्लाज्मा थेरेपी है, या मोनोक्लोनल थेरेपी है, या ब्लड थेरेपी है, या WBC थेरेपी है? तो ध्यान रखना, प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले यूज की जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी थी, जो कि कोविड-19 के दौरान प्रयोग की गई, लेकिन उसके बावजूद इसके अच्छे परिणाम नहीं आने के कारण इसको सरकार ने बंद कर दिया, यानी बैन कर दिया। इसके बाद ब्लड थेरेपी और WBC थेरेपी नाम की कोई थेरेपी यहाँ नहीं है। इसका सही जवाब होगा मोनोक्लोनल जो थेरेपी है। मोनोक्लोनल जो थेरेपी है, इस मोनोक्लोनल थेरेपी का अभी हाल ही में जो हैदराबाद का AIG अस्पताल है उसके डॉक्टर्स ने परीक्षण किया है और कहा है 100% सुरक्षित इसको बनाया गया है, 100% सुरक्षित इसको माना जाएगा। तो ये सब भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जी हाँ, यहाँ हैदराबाद से कुछ और सवाल भी आ रहा है कि साहब PV सिंधु का नाम आपने सुना होगा, इस PV सिंधु का संबंध भी कहां से है? हैदराबाद से। PV सिंधु का संबंध कहां से है? हैदराबाद से है। ठीक है, हैदराबाद से है। और PV सिंधु जो है
वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। और बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ साथ ये ध्यान रखना, इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक आयोजित हुआ उस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इनको क्या हुआ था? हासिल हुआ था। अभी भारत सरकार के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत सरकार द्वारा पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ये जरा बताइएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो नागरिक सम्मान दिए, भारत सरकार ने क्या दिए हैं? जो नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं, नागरिक सम्मान, उन नागरिक सम्मानों में 3 नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो है ये रहे हैं। तो पीवी सिंधु को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये बात आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मैं अभी एक दिन पहले की क्लास जो है वो बता चुका हूं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। आपके सामने इस सवाल का जवाब मैंने बता ही दिया है। मोनोक्लोनल थेरेपी, ध्यान रखना क्या है मोनोक्लोनल थेरेपी? तो कोविड-19 के जो मरीज है या रोगी है उनको रिकवर करने के लिए या उनको मौत से बचाने के लिए 100% कारगर जो विधि है उसका नाम क्या है? वो है मोनोक्लोनल थेरेपी। इस मोनोक्लोनल थेरेपी को अभी हाल ही में कहां इजाद किया गया है? तो हैदराबाद का जो AIG अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने मिलकर इसको क्या किया है? इजाद किया है या दुनिया के सामने इसको रखा है। चलिए जी, अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। सवाल आपके सामने है, अच्छा भी है सवाल। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की शुरुआत किसकी अध्यक्षता में की गई है? अभी हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर और तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान और किसको लेकर? तालिबान को लेकर। तालिबान क्या चीज है तो आपको बता दिया जा चुका है। तालिबान अफगानिस्तान से ही युवाओं का निकला एक ऐसा संगठन है जिसने धीरे धीरे अपनी संलिप्तता जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर दी है। पहले इन तालिबानियों का अफगानिस्तान पर कब्जा रहा है, अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। उसके बावजूद अमेरिका की दखलंदाजी के बाद इनको अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने अपना एक अलग प्रांत जो है वो तालिबान के नाम से स्थापित कर लिया। इसके बावजूद अब वर्तमान में परिस्थितियां ये बनी कुछ समय पहले कि ये तालिबानी जो है इन्होंने अमेरिकी जो फौज है उसको वहां से निकलने के लिए मजबूर कर दिया और जो अमेरिकी फौज है वो अफगानिस्तानियों को बीच में ही छोड़कर क्या हो चुकी है? वहां से पलायन करके वापस USA जा चुकी है। उसके बाद तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में अपनी सरकार जो है वो वहां पर स्थापित कर ली है। अपने कानून कायदे, अपने शरीयत के अनुसार जो कानून चलते हैं उनके उसके हिसाब से कानून स्थापित करने की ये तालिबानी जो है वो वर्तमान में अफगानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत भारत के सामने ये है कि वो भारत किस प्रकार इसमें एक्शन ले। भारत ने अपने जो अलग अलग मिशन चलाए हैं, ठीक है, उसके माध्यम से अपने नागरिकों को तो वहां से बाहर निकाल लिया भारत सरकार ने। कौन सा अभियान चलाया सेना ने जिस अभियान के द्वारा वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जा चुका है? ये सवाल आपकी परीक्षा में आ चुका है। समझ गए मेरी बात? ये आपकी परीक्षा में सवाल आ चुका है। आपको जो विशेष अभियान की एक क्लास कराई उसमें पहला ही सवाल मैंने पढ़ाया था और आपके पेपर में वो छप चुका है सवाल। तो तालिबानियों को लेकर और अफगानिस्तान सरकार को लेकर हाल ही में जो दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद का आयोजन किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्लस भारत ने वहां 3 काम जो है वो किए थे, आपको ये पता होगा। एक सलमा बांध का नाम सुना होगा, एक आपने दहला बांध का नाम सुना होगा, एक आपने सहतूत बांध का नाम सुना होगा और एक आपने संसद जो यहाँ की शोरा है उसका नाम सुना होगा। एक आपने देवी शक्ति अभियान, जो अभी हाल ही में देवी शक्ति अभियान वहां चलाया गया, वो अभियान है कि वहां बसे हुए नागरिकों को भारत वापस लाना है। तो ये सारे काम वहां भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इस दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद जो संवाद हुआ, इस संवाद का आयोजन जो है वो कहां किया गया? पहली बात तो ये ध्यान रखना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुआ उस कार्यक्रम की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई? क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई या रामनाथ कोविंद के द्वारा या अमित शाह के द्वारा या अजीत डोभाल के द्वारा? तो हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, यानी यहाँ भारत सरकार के मुख्य सुरक्षा सलाहकार, आप लोग इनको कह सकते हो NSG, ठीक है, NSG, इनको क्या किया गया है? इनकी अध्यक्षता में जो है वो दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद जो संवाद है वो आयोजित हुआ है। उन्होंने अफगानिस्तान की बातचीत भी की, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने किस पर बात की? तालिबान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थितियां क्या है, उन दोनों विषयों पर इस डायलॉग में बातचीत की गई। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नरेंद्र मोदी बाद में इस कार्यक्रम में क्या हुए? संलिप्त हुए, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? अजीत डोभाल ने इसकी क्या की थी? ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए, NSG जो है वो भारत के अजीत डोभाल हैं।
यहां पर, और इस कार्यक्रम में बाद में हिस्सा किसने लिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया। रामनाथ कोविंद और अमित शाह से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखिएगा इस सवाल को। अध्यक्षता किसने की, तो अजीत डोभाल ने की। अगला सवाल क्या है जरा देखो, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज जो है वो पाया गया। अब जलवायु परिवर्तन से पीड़ित जो मरीज है वो भी आने लग गए भैया। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हमारे जो डेली रूटीन का मौसम है, ठीक है, यानी हमेशा का जो मौसम है उस मौसम पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर आपने सूखा देखा, कहीं तो बहुत ज्यादा सूखा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। अभी तमिलनाडु राज्य जो भारत का है वहां पर बाढ़ आई है लौटते हुए मानसून की वजह से। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपने देखा होगा पिछली बार एसआई का एग्जाम तो उसमें पूछा जा चुका और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा लौटते हुए मानसून की वजह से अगर कहीं बरसात होती है तो ये तट जो है तमिलनाडु का, यहां पर इसकी बरसात होती है। और अक्टूबर और नवंबर माह जो है ये पूछा जा चुका है पेपर में एसआई का, ठीक है, पिछला जो पेपर हुआ उसमें ये लौटते मानसून का समय क्या है, लौटते मानसून का समय, लौटते मानसून का जो समय है वो आपके सामने लिखा है। इस तट पर भारी बारिश होती है और वर्तमान में जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य जो है वो बाढ़ की स्थितियों से क्या हो रहा है, ग्रसित हो रहा है। इसी वजह से आपने लगातार न्यूज में देखा होगा कि यहां पर इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। अब आपसे पूछा है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज पाया गया है, तो कहीं आपका सूखा है, कहीं बाढ़ है, ठीक है, कहीं आपका भूकंप है, तो कहीं पर इस प्रकार का भूसंकलन की घटना भी हो रही है, ठीक है, कहीं भारी बर्फबारी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उन सब प्राकृतिक घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, वो हमारा जलवायु परिवर्तन का हिस्सा जिम्मेदार है। तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सब बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा के मध्य जो है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो एक रेखा बनाती है। और मैंने एक दिन आपसे एक नदी का नाम भी पूछा था, अभी तक उसका जवाब आपने नहीं दिया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, कनाडा होगा। कनाडा जिसे हम लोग मिनी पंजाब के नाम से जानते हैं, कनाडा कहते हैं, और आपने इसका नाम भी सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बारे में कल ही आप लोगों को बताया था, ग्रेट गिब्सन और सिम्पसन जो यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दो नदियां आपको याद करनी है, वो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, मरे और डार्लिंग। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। यहां इसके बाद नीचे न्यूजीलैंड है जहां कुक जल संधि आपने पढ़ी होगी, यूएसए है, और यूएसए जो है वो दुनिया भर में अपनी सुरक्षा जो ताकत है उसके लिए जाना जाता है। कनाडा और यूएसए की सीमा जो मैंने आपको बताई थी ये बतानी है। यहां पर आपको पता होगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश, ये इन दोनों देशों की सीमा बनाता है। और इसी सीमा क्षेत्र में आपका महान झील क्षेत्र जो है वो पड़ता है। मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो, सुपीरियर, ये जो झीलें हैं ये यहां पर पाई जाती है, ठीक है। हाँ, मरे और डार्लिंग दो नदियां जो है वो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। जी, तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल का सही जवाब जो है वो कनाडा है, यानी एक व्यक्ति जो है वो कनाडा में पाया गया, उसको श्वास संबंधी बीमारी थी। किस संबंधी? श्वास से संबंधित बीमारी थी। जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने इस प्रकार की पुष्टि की है कि इस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वर्तमान में घटनाएं हो रही है उसके कारण इस प्रकार की दिक्कत आई है। तो ये सब बातें भी हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखते हैं। सवाल आपके सामने यह रहा अगला, 8 से लेकर के 14 नवंबर तक, 8 से 14 नवंबर तक जो है 2021 तक चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आगाज किस विभाग द्वारा किया गया है? 8 से 14 नवंबर 2021 तक चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आगाज किस विभाग द्वारा किया गया? बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हो और बहुत अच्छे से दे सकते हो। जी, इसमें देखिएगा टेली लॉ ऑन व्हील्स है। अगर इस अंग्रेजी को आप समझ गए तो आपके सवाल का जवाब बड़ी आसानी से आ सकता है, ठीक है। यानी
वाहन जो है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचकर उनको न्याय प्रदान करना। बस इतनी बात समझ में आते ही आपका उत्तर आ जाएगा। यह अभियान 8 से 14 नवंबर 2021 तक चलाया जा रहा है। यह अभियान का आगाज कौन सा विभाग कर रहा है? तो रक्षा विभाग न्याय देने का काम नहीं करता है, गृह विभाग भी आपको न्याय नहीं देगा, वित्त विभाग पैसा देगा, न्याय नहीं देगा, तो न्याय विभाग के पास ही मिलेगा। तो घर घर यानी पहुंचकर, टेली लॉ ऑन व्हील्स यानी गाड़ियों के माध्यम से पहुंचकर क्या करना है? आपको न्याय प्रदान करना है। तो ये न्याय विभाग द्वारा इस प्रकार का एक विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एक आपने नाम सुना होगा फास्टर पद्धति। फास्टर पद्धति, ये फास्टर पद्धति पूछी जा चुकी है एसआई के एग्जाम में कि इस फास्टर पद्धति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा है कि किसी व्यक्ति को बेल मिलने के बावजूद, जल्दी बेल मिल जाती है, उसके बावजूद कानूनी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि उसको जल्दी से वहां से निकलने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे उसमें देरी हो जाती है। और इसका ताजा उदाहरण आपने अभी देखा होगा, शाहरुख खान जो है, ठीक है, उसके बेटे जो आर्यन थे उनके सामने इस प्रकार की परिस्थिति आई और उनके वकीलों की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें एक दिन ज्यादा कहां रहना पड़ा? जेल में रहना पड़ा। तो ये किसकी वजह से? इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पद्धति चलाई गई जिसका नाम क्या है? फास्टर पद्धति उसे कहा जाता है। तो ये एसआई के एग्जाम में आ चुका है कि फास्टर पद्धति की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो फास्टर पद्धति जो है वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाई गई एक नवीन पहल है। ठीक है, हाँ जी। चलिए जरा बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्या आएगा वो जरा देखिए। तो न्याय विभाग आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपके सामने रक्षा विभाग में राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह रक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। गृह विभाग जो है वो आपको पता ही है, अमित शाह है, इनके पास जो है वो सहकारिता जो मंत्रालय है उसका भी प्रभार है। और इनके पास साथ सहकारिता मंत्रालय में बीएल वर्मा जो है, बीएल वर्मा इनके पास राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। वित्त विभाग निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो है वो वर्तमान में क्या है आपको पता ही होगा, वित्त विभाग के प्रमुख हैं। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अमेजन कंपनी है, आपको पता है बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है अमेजन। प्रोजेक्ट कुइपर के पहले 2 उपग्रह को कब तक लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी अमेजन जैसी कंपनियां जो हैं, टेस्ला जैसी कंपनियां हैं, स्पेस एक्स जैसी कंपनियां, जो कंपनियां अलग अलग क्षेत्र में काम करती थी, वो कंपनियां ऐसी बन चुकी है कि स्पेस में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने टेस्ला के मालिक का नाम सुना होगा, टेस्ला के मालिक जो है वो स्पेस एक्स में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और उनकी एक प्रमुख कंपनी जो है वो स्पेस एक्स अब बन चुकी है। वो भी कहां पर? वो भी अब आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि हम आपको पर्यटन स्थल के रूप में क्या दिखाएंगे, अब आपको अंतरिक्ष हम दिखाने वाले हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन ने भी एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है कुइपर प्रोजेक्ट है। इसके तहत वो पहले 2 उपग्रह को कब तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है, ये आपका सवाल है। तो अमेजन कंपनी जो है वो भी अब कहां पर आसमान में उड़ान की कोशिश कर रहा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के पहले 2 उपग्रह को कब तक लॉन्च करने की घोषणा की है, आपको सवाल का जवाब इसका देना है। तो प्रोजेक्ट कुइपर जो है वो किससे संबंधित है? अमेजन से संबंधित है। और ये क्या लॉन्च करेंगे इस अभियान के तहत? उपग्रह को लॉन्च करने वाले हैं। पहले 2 उपग्रह वो है वो 2022 के वर्ष तक ये लॉन्च करना चाह रहे हैं। कब तक? 2022 तक ये कह रहे हैं कि हम पहले 2 उपग्रह जो हमारे हैं उनको क्या कर देंगे, 2022 तक हम लॉन्च कर देंगे, इस प्रकार की बात इन्होंने कही है। तो ये बात भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर जरूर ध्यान रखना, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है, ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में बने तो आपको जवाब देना है। अमेजन जो कंपनी है उसके द्वारा 2022 तक जो उपग्रह लॉन्च करने का एक अभियान है, उस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट कुइपर है। उसके तहत वो कई प्रकार के उपग्रह लॉन्च करेंगे, लेकिन पहले 2 उपग्रह 2022 तक वो लॉन्च करना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। हाँ, हाल ही में किस विभाग ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए 17 वैज्ञानिकों का चयन किया है? एक ऐसा विभाग बताना है जिसने स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना शुरू करने की
बात कही है और उसके तहत 17 जो है वो वैज्ञानिकों का चयन किया है। 17 वैज्ञानिकों का उस विभाग ने चयन किया है। आपको उस विभाग का क्या बताना है, नाम बताना है। क्या वो विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, क्या वो शिक्षा विभाग है, क्या वो वित्त विभाग है, क्या वो रक्षा विभाग है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है इसमें वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान का नाम आपने सुना होगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में इस विभाग के क्या है, प्रमुख है। वित्त विभाग में वही निर्मला सीतारमण जी है, रक्षा विभाग में वही आपके राजनाथ सिंह जी हैं। अब सवाल आपका एक बचा कि भाई साहब बताइए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है सरकार के अंदर। पहली बात तो ये, ठीक है। प्लस इस सवाल का सही जवाब भी क्या होगा, वैज्ञानिक नाम लिखा है तो विज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके डिपार्टमेंट ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम क्या रखा है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप है। ये 17 जो वैज्ञानिक हैं उन 17 वैज्ञानिकों का इसके लिए हाल ही में क्या किया गया है, चुनाव किया गया है जी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, धर्मेंद्र प्रधान एकदम सही बात है, शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखो और जवाब दो भैया। अच्छा सवाल है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट या उसके सूचकांक को जारी किया है 2021 को। उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, आपको जवाब ये देना है। देखो दोबारा बोलता हूं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वर्तमान में उसके मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल साहब। कौन है, पीयूष गोयल साहब है। पीयूष गोयल हमारे वर्तमान में इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। उसके बाद है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस यानी लीड्स रिपोर्ट आप उसे कह सकते हो या लीड्स सूचकांक 2021 कह सकते हो। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, यानी उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई है विभिन्न राज्यों को लेकर और उन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो भैया देखो, पहला स्थान इस इंडेक्स में है वो गुजरात का है, दूसरा स्थान जो है वो हरियाणा का है और तीसरा स्थान जो है वो किसका है, पंजाब का है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो उसमें स्थान किसका है, दिल्ली का है। और अगर हिमालयी राज्यों की बात की जाए, किसकी, हिमालयी राज्यों की बात की जाए या पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों की बात की जाए तो उसमें ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम आता है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। इस प्रकार के राज्यों का क्या आता है, नाम आता है। तो दोबारा बोल रहा हूं एक बार, उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा जारी की हाल ही में लीड्स रिपोर्ट या लीड्स इंडेक्स 2021 जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारत का राज्य गुजरात है। उसके बाद 2 नंबर पर आपके सामने है हरियाणा है, 3 नंबर पर आपका पंजाब है। उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यूटी है और इधर हिमालय यानी ऊपर वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 3 वर्षों में तकनीकी वस्त्रों का विकास जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, इस बारे में आपको बताना है। यानी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 3 वर्षों में तकनीकी वस्त्रों के विकास, आधा सवाल इन्होंने लिखा है आधा छोड़ दिया, मैं पूरा सवाल बोल देता हूं। हाल ही में केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्री ने 3 वर्षों में तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यानी आगामी 3 वर्षों में इन्होंने कहा है कि इन आगामी जो 3 वर्ष है उसमें हमारे अब वर्तमान के इसके विकास की वृद्धि जो है उसको कितना गुना हमें करना है, वो 5 गुना करना है, 5 गुना करना है। यानी अभी अगर 2 है तो इसे 3 वर्षों के अंदर क्या कर देना है, 10 तक ले जाना है, ऐसा कहा है। और बात किसकी हो रही है, वो बात हो रही है तकनीकी वस्त्रों की। आपने देखा होगा कभी गाड़ी में जाते हो तो गाड़ी का जो सीट बेल्ट बना हुआ होता है या इस प्रकार के पट्टे की कोई वस्तु बनी होती है, या आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान जो किट बनाए गए थे या बरसात में ओढ़ने के जो वस्त्र बनाए जाते हैं, छाते बनाए जाते हैं, इस प्रकार का एक अलग जो कपड़ा होता है उसको कहा जाता है तकनीकी वस्त्र।
इन तकनीकी वस्त्रों का व्यापार लगातार पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और भारत भी इसमें कुछ पीछे नहीं रहा है। तो भारत में लगातार इसका जो मामला है या इसका जो व्यापार है, इसका जो निर्यात है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब आपसे पूछा गया है कि तकनीकी वस्त्रों का विकास किस दर से बढ़ रहा है। तकनीकी वस्त्रों का विकास किस दर से बढ़ रहा है। यहां एक लाइन इसने छोड़ दी, वो मैंने पूरी कर दी है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 3 वर्षों में जो निर्यात है, निर्यात को दोगुना करने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। तो आपको यह बताना है कि तकनीकी वस्त्रों का विकास किस दर से बढ़ रहा है। 5% प्रतिवर्ष की दर से, 10% की, 8% की और 12% की प्रतिवर्ष की दर से ये लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, पीयूष गोयल साहब वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं और तकनीकी वस्त्र क्या होता है ये मैंने आपको बात बता दी है। तो अब आपको इसका सही जवाब देना है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा भैया, 10% जो है वो विकास दर से बढ़ रहा है। सॉरी 10% नहीं, 8%। 10 तो ये है कि भाई 2 है तो उसको कितना करना है, 10 करना है। 2 से बढ़ाकर कितना करना है, 10 करना है। लेकिन टोटल जो विकास की वृद्धि दर है, निर्यात जो है वो तो क्या करना है, निर्यात को 5 गुना करना है। निर्यात को कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। लेकिन ध्यान रखना विकास किस दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 8% प्रति वर्ष की दर से इसका जो विकास कार्य है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों के विकास की दर किस दर से बढ़ रही है, तो ये ध्यान रखना 8% की दर से इसका विकास जो है वो लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री ने यह कहा है कि इसका जो निर्यात है उसको हमें कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। कितने वर्षों में करना है, 3 वर्षों में करना है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलो जी अगला सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने एक अच्छा और सवाल है, खूब चर्चा में, भारत के साथ हमारे अन्य देशों के भारत के साथ संबंध किस प्रकार के हैं और हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश किस प्रकार काम कर रहा है, ये देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने बजट एयरलाइन गो फास्ट द्वारा संचालित श्रीनगर से शारजाह जो है यूएई में, शारजाह, अजमन, फुजेरा, ये आपको बताया 7 अमीरात यहां पर पड़ती है, तो इसके बीच में सीधी उड़ान सेवा शुरू की। ठीक है, एक एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है गो फर्स्ट। इस गो फर्स्ट नाम की एयरलाइंस ने अभी हाल ही में श्रीनगर से लेकर के शारजाह के बीच में एक सीधी उड़ान सेवा शुरू की। एक ऐसा देश है जिसने इस विमान को अपने हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरने दिया। ऐसा कौन सा देश है जो इस अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने दिया भारत को कहां से कहां तक जाने में। अगर भारत से मान लो यहां से हम जाते हैं और हमें कहां जाना है, यूएई जाना है। यूएई में हमारा जो हवाई अड्डा है वो शारजाह हवाई अड्डा है। क्या है, शारजाह हवाई अड्डा है। ये मैंने आपको बता दिया कि यूएई में 7 अमीरात टोटल मिलकर आती है, उसमें से एक अमीरात का नाम क्या है, यहाँ शारजाह है। तो अब जरा देखिए, आबू धाबी है, शारजाह है, अजमन है, फुजेरा है, इस प्रकार की 7 अमीरात यहाँ है। यहां से हमें जाना है तो एक ऐसा देश है जिसने कहा भाई साहब आप हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करोगे। हालांकि इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का इस काम को करते समय उल्लंघन किया है और इसकी सजा हो सकती है, इस देश को भुगतनी पड़े। वो देश कौन सा है जिसका नाम बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर इस प्रकार के 4 प्रकार के समझौते होते हैं। एक समझौता हुआ है जिसमें आप किसी भी देश को जो है वो इस प्रकार हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने के लिए रोक नहीं सकते अपना। तो आप हो सकता है उसको इतनी परमिशन दे दे कि भाई साहब आप हमारे देश में नीचे नहीं उतरोगे, आप सीधे ऊपर से गुजर सकते हो। दूसरा आप ये कह सकते हो कि आप हमारे यहाँ लैंड तो कर सकते हो लेकिन आप यहां से किसी यात्री को बैठाओगे नहीं और किसी यात्री को उतारोगे नहीं, मात्र आप यहां से ईंधन की पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की परमिशन दी जा सकती है। दूसरी ये हो सकता है कि वहां से आप यात्री ले भी सकते हैं और यात्रियों को उतार भी सकते हैं आप अपनी यात्रा के दौरान बीच में। इस प्रकार की भी परमिशन दी जा सकती है। लेकिन इस देश ने तो हद ही कर दी कि भाई साहब नहीं, आप हमारे देश के ऊपर से जा भी नहीं सकते। ऐसा देश कौन सा है? तो क्या इराक है, क्या ईरान है, क्या पाकिस्तान है, क्या अफगानिस्तान है? अरे अफगानिस्तान को तो बेचारे को दिमाग में ही नहीं आएगी ये बात है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर से तो अब कोई गुजरना ही नहीं चाहेगा जल्दी से। इसलिए नहीं गुजरना चाहेगा कि वर्तमान की यहाँ की परिस्थितियां क्या नहीं है, ठीक नहीं है, ये तो नहीं होगा। इराक ईरान से हमारे इतने खराब रिश्ते नहीं है।
ऐसा काम एक ही आदमी कर सकता है, और वो कौन सा है? वो है हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी देश कह सकते हैं, जो हमेशा हमारे हर काम में टांग अड़ाता ही अड़ाता है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? उसका नाम ही ऐसा है। ठीक है, तो इस नाम को आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ऐसा काम कर दिया है जी। अगले सवाल पर बात करते हैं। हाँ, SK007 भाई साहब, ये क्लास आपके लिए है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो श्रीनगर से शारजा जाने वाली जो गो फर्स्ट यानी एयरलाइन गो फर्स्ट की जो विमान सेवा थी, उसको बीच में ही रोकना पड़ा या दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा, और इस पर भारत ने अपना ऐतराज भी जताया है, और वैश्विक संधि का इन्होंने क्या किया है? उल्लंघन किया है। ऐसा देश जो है वो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। इस बात को ध्यान रखना। भारत में दो बंदरगाह ध्यान रखना, एक बंदर का नाम है ग्वादर बंदरगाह, एक बंदरगाह का नाम है चाबाहार बंदरगाह। चाबाहार बंदरगाह, ये चाबाहार बंदरगाह जो है, इस चाबाहार बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है, और ये ग्वादर बंदरगाह जो है वो आपको पता होगा कहां पर स्थित है, जिसको चाइना विकसित कर रहा है, पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो ये दोनों बंदरगाह आप जरूर ध्यान रखना, ग्वादर बंदरगाह और चाबाहार बंदरगाह। हालांकि परीक्षा में ये सवाल पहले आ चुका है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल ज्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़े बताने पड़ते हैं समय में, ताकि समाप्त हो सके। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन 14 नवंबर 2021 को किया जाएगा? एक ऐसा राज्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है जो राज्य जो है यहां पर पहली बार किस राज्य की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस बाल सत्र में होगा क्या भाई साहब? राजस्थान की विधानसभा में क्या होने जा रहा है? देखो भैया, 14 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में 14 तारीख को जो सत्र आयोजित होगा 14 नवंबर को, उस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष भी बालक होगा। पक्ष के विपक्ष के जितने भी नेता जिस प्रकार की बहस करते हैं, वो सारे के सारे काम जो हमारे नेता करते हैं, ठीक है, सिर्फ भ्रष्टाचार वाली कहानी को छोड़कर, खराब बातों को करने की बात पर, अपना काम नहीं देखकर दूसरे पर छींटाकशी करने का काम को लेकर, काम नहीं करना दिखावा करने की आदत को लेकर, ये सारे काम छोड़कर ये जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे वो बाल सत्र का आयोजन करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार विभिन्न विधेयकों पर बातचीत वो करेंगे, अध्यक्षता भी बालक करने वाले हैं, पक्ष विपक्ष सारे जो हैं वो बच्चे इसमें भाग लेने वाले। तो इस विशेष सत्र का आयोजन राजस्थान की विधानसभा द्वारा किया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना। जयकरण साहब रोजाना मिलती है, अब आपको नहीं मिल रही, तो अब करें क्या बताइए? ठीक है, कैसे पहुंचाएं आप तक ये बता दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब नहीं होगा, केरल नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, इसका सही जवाब जो है वो राजस्थान होगा। 5 नदियों के संगम वाली जगह कौन सी है? ये सवाल आरएस की परीक्षा का है, आया है अभी हाल ही में। तो पंजाब, जहां 5 नदियों का क्या है? संगम है, या 5 नदियां जहां पर बहती है, उस भारत के राज्य का नाम पंजाब है। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार की बातचीत यहां पर आयोजित होगी उसी दिन। चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। तो राजस्थान के संबंध में ये अच्छा सवाल है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जयकन जी 8947832370 पर आप व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज कर दो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं। हाँ, मेरा गांव मेरी पहल जो है वो भी 14 नवंबर को शुरू की गई, ठीक बात है। चलिए, बाल दिवस मनाने जा रहे हैं 14 नवंबर को, और बाल दिवस के उपलक्ष्य पर ही इस प्रकार का कार्यक्रम राजस्थान की विधानसभा में आयोजित होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आ चुका है। इंफेक्टेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण हाल ही में किस देश में किया गया? फ्रांस में। फ्रांस रक्षा के क्षेत्र में भारत का सहयोगी रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सहयोग भारत का करता रहा है फ्रांस है, इसके नजदीक में स्पेन है, ये सारे देश आपको ध्यान रखने हैं। फ्रांस के बाद में रूस है, रूस भी हमारा अच्छा मित्र रहा है। सोवियत संघ रूस के नाम से पहले जाना जाता था। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद रूस और इससे अलग अलग देशों का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक है। हाँ जी, चलिए जरा अगली बात है इजराइल जापान, ये यहां पर है।
तो इजराइल है या जापान है? जापान में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन सत्र जो हुआ उसके ध्वजावाहक कौन थे और पैरा ओलंपिक के उद्घाटन सत्र के ध्वजावाहक कौन थे? यहां ध्यान रखना, टेक चंद आरएस की परीक्षा में टेक चंद और अवनी लेखरा सवाल आ चुका है, ध्यान रखना है, अवनी लेखरा सवाल आ चुका है, ठीक है। तो अवनी लेखरा उसका सही जवाब था। उद्घाटन सत्र में टेकचंद थे और अवनी लेखरा जो है वो समापन सत्र में थी। यहां पर दो व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो बजरंग पूनिया, एक क्या ध्यान रखना है, एक आपको यहां पर ध्यान रखना है एमसी मेरीकॉम जो है उसका नाम भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन जो है, हॉकी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। दो व्यक्ति उद्घाटन सत्र में क्या रहे थे? ध्वजावाहक, और एक फाइनल सत्र जो हुआ उसके अंतर्गत ध्वजावाहक रहे। तो ये सारी बातें आप लोगों के जहन में हमेशा रहनी चाहिए और ओलंपिक तो खूब समय तक चर्चा में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, मिल जाएगी पवार साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बची है, कल वाली आ गई है, उसको जरा देखो पहले, ठीक है। बजरंग पूनिया, एमसी मेरीकॉम, ठीक बात है, हाँ जी। मनप्रीत सिंह जो है, यहां पर मैंने लिख दिया हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और एमसी मेरीकॉम, और यहां बजरंग पूनिया, टेकचंद, अवनी लेखरा। भारत के मेडल की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब अपने को बात करनी है तो वो है इजराइल। इजराइल छोटा सा देश, यहूदी देश है। कौन सा? इजराइल की पहले यरूशलेम, आपको याद होगा, यरूशलेम यहाँ की राजधानी, और वर्तमान में यहाँ की राजधानी क्या है जरा बताइए। अमेरिका ने उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उसने भी यहाँ की राजधानी को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गाजा पट्टी। क्या है? गाजा पट्टी जो क्षेत्र है वो भी ध्यान रखना है हमें। तो गाजा पट्टी क्षेत्र भी किससे संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। भारत जिन कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें मुख्यतः है आपकी बूंद बूंद सिंचाई योजना जो भारत में चला रखी है, ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है वो भारत में कहां से आई है? इजराइल से आई है। प्लस इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि बहुत सारी कृषि पद्धतियां वर्तमान में भारत में जो प्रचलित है, भारत में जिन कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है उसके अध्ययन के लिए भारत के किसान हैं, भारत के जो किसान नेता हैं, भारत के जो कृषि मंत्री हैं विभिन्न राज्यों के, वो अलग अलग समय पर इजराइल के दौरे पर जाते हैं और वहां की कृषि पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। भारत सरकार और राज्यों की सरकारें भी अलग अलग किसानों को क्या करती है कि इनकी कृषि पद्धतियों के अध्ययन के लिए इजराइल भेजती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। जी हाँ, तो चलिए अब जरा बात करते हैं अगले। हाँ, ब्राक जो मिसाइल है वो यहीं से संबंधित है। नेतन्याहू यहाँ के नेता जो रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी है, ये अच्छी बात है। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। तो इजराइल क्या है? इन्फेक्टेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम जो है उसका संबंध किससे है? इजराइल से, जिसने हाल ही में इसको तैयार किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो भी जरा देखिएगा क्या है। पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? अभी हाल ही में पहला खेलो इंडिया जो मिशन है वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्रालय भारत सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहा है। तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन अभी हाल ही में किया गया, और वो कहां किया गया? क्या पानीपत हरियाणा में किया गया, या सोनीपत हरियाणा में किया गया, या हिसार हरियाणा में किया गया, या जयपुर राजस्थान में किया गया? कहां पर इसका आयोजन हुआ है? आपका सवाल ये है, जरा बताओ भैया, जरा थोड़ा सा बताओ इस सवाल के बारे में, क्या होगा इसका सही जवाब? सोनीपत हरियाणा, कोई पानीपत हरियाणा, कोई कुछ। तो सही जवाब आपका आ चुका है सबका। सोनीपत हरियाणा जो है इसका सही जवाब है भैया। सोनीपत हरियाणा जो है वो इसका सही जवाब है। पानीपत के कितने युद्ध हुए और किस किस के बीच हुए? अधिकांश लड़ाइयां इस पानीपत के मैदान में ही क्यों लड़ी गई? अगर आपसे ये पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? सोनीपत हरियाणा में हाल ही में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो हरियाणा के कहां पर किया गया? सोनीपत में किया गया। खेलो
इंडिया गेम्स की भी जानकारी होनी चाहिए। खेलो इंडिया गेम्स ये भी भारत सरकार के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, खेल मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित होने वाले हैं, हरियाणा में आयोजित होने वाले हैं। हालांकि एक वर्ष लेट इनका आयोजन हो रहा होना, इसका आयोजन 2021 में चाहिए था, 2021 में नहीं हुआ। अब इसका आयोजन वर्ष 2022 में हरियाणा में किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जी हाँ, चलो 3 जोधपुर दिल्ली के नजदीक होने के कारण सही बात है। चलो 1526, हाँ, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड, पानीपत थर्ड, 3 पानीपत के युद्ध मुख्यतः हुए थे, आपको ये ध्यान होना चाहिए। तीसरा पानीपत का युद्ध पीछे चर्चा में आने की वजह से पूछा जा चुका है। आपको पता होगा मोहम्मद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम? अब्दाली। अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। अब्दाली, इस अब्दाली के आक्रमण के समय जो सिंधिया मराठा जो थे, उन मराठाओं ने इनका मुकाबला किया, लेकिन मराठा सहयोग चाहते थे राजस्थान के भरतपुर रियासत के सूरज सिंह का, यानी भरतपुर रियासत के जाट महाराजा सूरजमल जो हैं, सूरजमल का सहयोग चाहते थे, लेकिन उनके नौजवान युवराज जो थे उन्होंने कहा साहब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और सूरजमल ने यह कहा था कि तुम कहां जा रहे हो पागलों की तरह, जब युद्ध में ही मैदान में ही उतरना है। 1761 के इस पानीपत की तृतीय लड़ाई में जब ये सहयोग मांगने गए तो बाले भाई साहब पागल हो गया क्या, युद्ध में जा रहे हो, लोग लुगाइयों को साथ लेकर आए हो, युद्ध क्या खाक लड़ोगे तुम, तो ऐसा काम करो अपनी लोग लुगाइयों को छोड़ो महलों के अंदर और युद्ध लड़ने के लिए फिर उसके बाद चलते हैं। तो ये बात जो है वो मराठाओं को थोड़ी ठीक नहीं लगी और मराठाओं ने जो कहा कि नहीं हमें जाट महाराजा की फिर जरूरत ही नहीं है सूरजमल की, तो उस वक्त जाट महाराजा सूरजमल नाराज होकर वापस कहां गए, भरतपुर के अपने किले के अंदर आ गए। इन्होंने इनका बाद में आर्थिक सहयोग भी किया और जब तक ये बातचीत हुई नहीं थी तब तक इनका सहयोग किया था महाराजा सूरजमल ने सबसे ज्यादा। लेकिन इस बात के बावजूद अगर ऐसा आपको कहा जाए तो कोई नहीं जाना चाहेगा, तो महाराजा सूरजमल भी बाद में वापस इनका सहयोग करने नहीं गए। और ये 1761 का अब्दाली के आक्रमण के समय जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये मराठा हार चुके हैं और मराठाओं के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी विभिन्न चांदी की मोहरें, सोने के जो हैं वो खो गए हैं। इस प्रकार की बात वापस संदेश वाहक ने आकर कही तो ये सब समझ गए, युवराज भी यहाँ पर क्या हो गए, सब के सब धराशायी हो गए। तो ये ध्यान रखना। और ये चर्चा में इस वजह से रहा था कि इसमें एक पानीपत तृतीय नाम की एक फिल्म राजस्थान में बनी, यानी राजस्थान में उसके बैन कर दिया गया, विभिन्न प्रकार की तोड़फोड़ की गई। इस वजह से ये पानीपत के तृतीय युद्ध का सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो महाराजा सूरजमल को इसको गलत रोल में दिखाया गया, इस वजह से ये फिल्म जो है वो खूब चर्चा में रही थी। तो चलिए जरा बात करते हैं यहां से। तो सोनीपत इसका सही जवाब होगा, जो खेलो इंडिया के बारे में आपको बताया। अगला सवाल आपके सामने है तजामुल इस्लाम, जरूर नाम याद रखना। तजामुल इस्लाम का नया चेहरा है, नया नाम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तजामुल इस्लाम ने काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक हाल ही में दिलाया है, ये बताइए जरा। यहां है तजामुल इस्लाम का नाम, जरूर ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इसने काहिरा में अभी हाल ही में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक जो है वो हाल ही में दिलाया है, जरा ये बताइएगा। हाँ, नीरज चोपड़ा भी पानीपत हरियाणा से है सर, बहुत अच्छी बात है, पानीपत से है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। भाला फेंक दिवस इनके नाम पर। पुणे महाराष्ट्र में सेना ने अपने एक जो ग्राउंड है उसका नाम भी नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया है। वेरी गुड। अच्छा, डोटासरा जी 2015 में गांधी जी भारत आए, ये कह रहे हैं, ठीक बात है भाई साहब। तो इतने ज्ञानी आदमी से ज्ञान मिल रहा है तो ले लेना चाहिए ना कभी कभार तो। चलिए, रजत पदक गलत जवाब है, गोल्ड मेडल जीता दिनेश जी जयपुर साहब का एकदम सही जवाब है इसका सही जवाब क्या है, हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है और अच्छा सवाल बन चुका है। ये महिला है तजामुल इस्लाम। इस वजह से ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां हुआ है, कायरा में है और विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, प्लस इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो स्वर्ण पदक इन्होंने इसमें हासिल किया है। तो स्वर्ण पदक की वजह से आपके सामने ये ज्यादा चर्चा में आ गया है सवाल। तो इस
तजामुल इस्लाम का संबंध किस खेल से है, यह बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो किक बॉक्सिंग जो है, किक बॉक्सिंग जो है, इसका नाम याद रखिएगा, किक बॉक्सिंग से संबंधित है। स्वर्ण पदक जीता है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, यह भी अगर सवाल पूछे तो ध्यान रखना, काहिरा में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बातचीत आपसे करते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है। अब 5 सवाल राजस्थान से संबंधित मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा देखिएगा क्या है सवाल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देखिए एक होता है नालसा, एक क्या होता है, नालसा, नालसा, एक होता है सालसा, ठीक है, SALSA, ठीक है। तो अब देखो जरा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो ये तो होता है राष्ट्रीय और ये होता है राज्य। राज्य का जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, आपको यह बताना है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इंद्रजीत मोहंती, अकील कुरैशी, यूयू ललित। तो सबके बारे में जानकारी देखते हैं। ये अभी भारत के 2nd पोजीशन के क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। यही भारत के वर्तमान में जो हैं वो नालसा के अध्यक्ष हैं। किसके, नालसा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यूयू ललित हैं और इसके जो संरक्षक हैं, इसके जो संरक्षक है, मैंने कहा भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होता है, वो इसका क्या होता है, संरक्षक होता है, CJI होता है जो, वो इसका संरक्षक होता है। तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आपको इसकी जानकारी होगी मेरे हिसाब से। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आपके कौन से हैं, अध्यक्ष आपके यूयू ललित साहब हैं, ये बात भी आपको ध्यान है। इसके बाद अकील कुरैशी जो है वो राजस्थान के जो हाईकोर्ट है, राजस्थान का क्या है, हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इंद्रजीत मोहंती पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में आप त्रिपुरा में काम कर रहे हैं। कहां पर, त्रिपुरा जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट के आप मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनके स्थान पर अब राजस्थान हाईकोर्ट में अकील कुरैशी साहब आ चुके हैं। अब आपके सामने बच गया एक ही सवाल। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है, जो क्या है वो जरा सुन लो। इसका उद्देश्य क्या है, ये नालसा सालसा इनका गठन क्यों किया जाता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय सबकी पहुंच में रहे, इसी उद्देश्य के साथ सबके लिए सुलभ न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस लिए गठन किया गया। हाँ, 48वें न्यायाधीश NV रमन्ना साहब हैं। चलिए यहां लिख ही देता हूं, NV रमन्ना, ठीक है। NV रमन्ना जो है वो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और आपको पता होगा भारत की पहली महिला CJI जो है वो 2027 आपको बता रखा है। कौन है वो महिला, उसका नाम बताइए, जिसको 27 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो ये है आपका सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, न्याय उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया गया है, नालसा सालसा इन प्रकार की संस्थाओं का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और एक बात मैं आपको और भी बताई थी पेपर से पहले कि वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितनी महिला न्यायाधीश है, ये सवाल मैंने हूबहू बताया था। ये पेपर में आपके पटवार के एग्जाम में छप चुका है सवाल की भाई साहब यही आएगा, और वही छप गया। क्यों, क्योंकि वो आरपीएससी ने पहले पूछ लिया। आरपीएससी बड़े एग्जामों में जो सवाल पूछती है वो आगामी छोटे एग्जामों में वो सवाल पक्के पूछे जाते हैं। हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, अरे भाई अलग अलग नाम मत बताओ रे, नाग रत्ना, सब लोग अलग अलग नामों में उलझे पड़े हैं। एक नाम पर सहमति बनाओ सब लोग, ठीक है जी। तो सब लोग सहमति बनाओगे उसके बाद नाम बताएंगे। तो 3 जो है वो महिलाओं नहीं, 3 महिला न्यायाधीश जो उनको नियुक्त किया था, उनको शपथ दिलाई थी NV रमन्ना साहब ने। उसी दिन आपको कह दिया था कि पूर्व आरपीएससी ये सवाल पूछ चुकी है
नई महिला अपॉइंट होते ही सुप्रीम कोर्ट में कि अब तक वर्तमान में कितनी, यानी वर्तमान में कितनी महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तक, एक महिला पहले से थी, 3 और आ गई, तो टोटल मिलाकर क्या होगी, 4 महिलाएं इसमें हो गई सुप्रीम कोर्ट में। नागरत्ना आपका सही जवाब है। नागरत्ना जो है, नागरत्ना वो क्या होगी, 27 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त होने वाला है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, पद्म पुरस्कार 2020 के संबंध में सत्य कथन बता रहे हैं। 20 लिखा है, 21 नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2020 के संदर्भ में राजस्थान के व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है, उनके संबंध में सवाल है। तो 5 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया 2020 का, और 2021 में 3 लोगों को पद्म श्री से नवाजा गया। तीनों आपको पढ़ा चुका हूं कल की क्लास में। आज आपके सामने जो सवाल है वो जरा देखो। बेला त्रिवेदी, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। अनवर खान जैसलमेर से संबंधित है। लोक गायन कला में अनवर खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संबंध कहां से, जरूर ध्यान रखना, जैसलमेर से है। रमजान खान जयपुर से संबंधित है, गो भक्त है। इसके साथ साथ गायन में भी इनका योगदान है। किसमें, गायन में, यानी गाते भी हैं और गायों की सेवा भी करते हैं। रमजान खान जयपुर से संबंधित है। उषा चोमर जो है वो अलवर से संबंधित है। स्वच्छता कर्मी या फिर मेला उठाने का काम करती है। मेला ढोने वाली महिला के तौर पर, ढोने वाली महिला के तौर पर इनका काम है। यानी देश भर में विशिष्ट काम करने वाले लोगों को इस प्रकार के पुरस्कारों से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। हिमता राम है, हिमता राम नागौर से संबंधित है। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, यानी लाखों पौधे लगाने का काम इन्होंने किया है हिमता राम जी ने। सुंडा राम जी सीकर से संबंधित है, इनका भी पर्यावरण से संबंधित है और इन्होंने विभिन्न प्रकार की कृषि की नई पद्धतियों का जो है, पौधों को लगाने के अलग अलग तरीकों का सृजन किया, यानी आविष्कार किया, अलग अलग तरीके से पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं। तो ये सभी सवाल आपके सामने जो लिखे हैं ये सभी सत्य हैं, इनमें से कोई असत्य नहीं है। अनवर खान जैसलमेर से संबंधित, रमजान खान जयपुर से, उषा चोमर अलवर से, हिमताराम नागौर से और सुंडाराम सीकर से ये है। तो ये सवाल पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और फिर भी 2021 के पद्म पुरस्कार जो राजस्थानियों को मिले हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित नरेश कुमार गोयल का संबंध इनमें से किस खेल से है, यानी राजस्थान से संबंधित है, इसलिए आपसे पूछ लिया है। क्या है कि भारतीय खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित नरेश कुमार गोयल, ये नरेश कुमार जी गोयल साहब जो हैं इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के कहां से, जयपुर से इनका संबंध है। और ये संबंध तो जयपुर के रहने वाले हो गए, लेकिन खेल कौन सा है, क्या हॉकी है? हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है भाई साहब। क्रिकेट तो हमने दूसरों से उधार लिया, लेकिन आज हमारी हालत आईपीएल खेलते खेलते इतनी होगी कि T20 में हम पहले दौर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बैडमिंटन नहीं है इसका सही जवाब। तो अब बताइए इसका सही जवाब एक ही बच गया, वो क्या है? एथलेटिक्स से इनका क्या है, संबंध है। एथलेटिक्स से संबंधित है नरेश कुमार गोयल और भारतीय खेल पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया जाएगा। रहने वाले कहाँ के हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। और राज्य खेल जो है, राज्य खेल 2020, राज्य खेल 2020 का आयोजन जयपुर में किया गया था। वो भी कहां पर? एसएमएस स्टेडियम में पहली बार किया गया और सर्वश्रेष्ठ स्थान भी जयपुर जिले ने प्राप्त किया था। सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो भी किसने प्राप्त किया? जयपुर जिले ने जो है वो प्राप्त किया था। ये बातें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्णा नागर का नाम आपने सुना होगा, कृष्णा नागर, कृष्णा नागर है आपकी। अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा है, ठीक है, लेखरा जोधपुर की रहने वाली आपकी क्रिकेटर जो महिला है उसका नाम जरा बताइए, अभी हाल ही में जिनको एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और कौन से व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान के होते हुए भी और अब की बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले उन व्यक्तियों का नाम बताइए जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। एक आपके कृष्णा नागर है, एक आपकी अवनी लेखरा है, एक नाम आपको बताया है जोधपुर की रहने वाली क्रिकेटर जिसका नाम बताइए, जिनको भारतीय क्रिकेट जगत में भी बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, उनका बड़ा कारनामा है क्रिकेट के क्षेत्र में। जी कृष्णा नागर सही जवाब है, अवनी लेखरा सही है।
मिताली राज आपका सही जवाब है। राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है मिताली राज। क्या है? मिताली राज जो है, मिताली राज का संबंध वैसे कहां से माना जाता है? राजस्थान के जोधपुर से माना जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इनको 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो हैं वो इनसे नवाजा जा चुका है या इनको दिए जाएंगे, नामों की घोषणा हो चुकी है। ये नाम आपको जरूर ध्यान रखने, मिताली राज, इसके अलावा कृष्णा नागर, अवनी लेखरा, ये वो नाम है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो भी खेल जगत से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से सवाल है। सुंदर सिंह गुर्जर के कोच जिनको 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम आपको बताना है। जी बताइए। हाँ, यहां देखिए जरा, सवाल आपके सामने जो लिखा है वो सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध आपको पता है एथलेटिक्स में भाला फेंक से है। किसे? भाला फेंक से। पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपना जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है, ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने जीता है। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया जो है, इन्होंने भी रजत पदक जो है वो इसमें हासिल किया है। ये राजस्थान के चूरू जिले के हैं, ये राजस्थान के करौली जिले से संबंध रखते हैं। इनके कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये बात भी आपको बता चुका हूं मैं पहले ही कि भैया ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षक जो हैं, प्रशिक्षक, इन प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है, वशिष्ठ पुरस्कार जो है वो कौन देता है? तो ये दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला है महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो ये दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत आपको अभी बताया था लगभग कितनी राशि जो है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, उस राशि को बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है? ये 25 लाख रुपए की राशि कर दी है। उसके बाद 15 लाख, उसके बाद 10 लाख, इस प्रकार की राशियां जो है वो की गई है। तो इसका आपसे पूछा गया है, गौरव खान कृष्णा नागर का आपने नाम सुना होगा, अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, कृष्णा नागर जो है, उनके कृष्णा नागर के कोच के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। गौरव खान, यहां पर है महावीर सैनी, मोहनलाल और जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हो गया, आपको पता होगा। अर्जेंटीना में इनके नाम पर क्या बन रखा है? स्टेडियम भी बनने जा रहा है। तो अब आपको इनका जवाब देना है। राजस्थान के रहने वाले जनार्दन सिंह गहलोत, कांग्रेस पार्टी से भी संबंध रहा है। राजस्थान जो खेल अकादमी है उसमें मुख्य भूमिका इनकी हमेशा रही है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। तो इसका सही जवाब अब क्या है? ठीक है, यहां पर है महावीर जो है, महावीर सैनी इनके क्या है? महावीर सैनी इनके कोच का नाम है, जिनको कौन से पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा नवाजा जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये गौरव खान का सवाल जो है वो पटवार के एग्जाम में आ चुका है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। पटवार के एग्जाम में बहुत शानदार कृष्णा नागर से सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले सवाल पर बात करें और आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, जरा देखिएगा। क्या है? किस विभाग ने हाल ही में छात्रवृत्ति पोर्टल का उद्घाटन किया है? स्कूल कॉलेजों में छात्रवृत्ति दी जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को, पढ़ने वालों को, चाहे वो किसी भी स्तर का अध्ययन कर रहा हो, उसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो है वो की जाती है सरकार के द्वारा। सरकार का एक ऐसा विभाग है जो इस प्रकार के लोगों की, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की इस प्रकार की व्यवस्था करता है, उसका नाम आप बताइए। हाँ जी, हाँ, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्ड में 10 लाख। ठीक है, इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र, एक ब्लेजर और इस प्रकार की व्यवस्था। राजस्थान वाले जो है वो ब्लेजर देते हैं, साथ में यहाँ पर केंद्र सरकार में स्मृति चिन्ह, राशि और इसके साथ साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राजस्थान में एक ब्लेजर और दिया जाता है इसके साथ साथ। तो यहाँ देखिए
किस विभाग ने हाल ही में छात्रवृत्ति पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान सरकार का जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है। मुझे ये बताइएगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, आप इतनी जानकारी दे दीजिए बस कि वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? राजस्थान में वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? पूर्व में भंवरलाल, मास्टर भंवरलाल, ठीक है, भंवरलाल मेघवाल जो है, मेघवाल, ये इस मंत्रालय के मंत्री थे पूर्व में। अब पूर्व मंत्री भी हो चुके हैं और इनका देहांत भी हो चुका है। और राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ जो क्षेत्र है, सुजानगढ़ जो क्षेत्र है वहां से इनका संबंध है। वर्तमान में इनके बेटे मनोज मेघवाल जो है वो यहाँ से विधायक हैं, मनोज मेघवाल यहाँ से विधायक हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार जो है ना वो केंद्र सरकार में, मैं राज्य सरकार की पूछ रहा हूँ, ठीक है। केंद्र सरकार में जो है ना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, वो आपके वीरेंद्र सिंह हैं, ठीक है। ये बात अभिषेक जी आपकी सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, अतुल करवाल का नाम आपने सुना होगा और शीलवर्धन सिंह का नाम सुना होगा। अतुल और शील, ठीक है, अतुल और क्या है, शील है, अतुल और शील है। इस पर हालांकि कल की क्लास में अपन सवाल कर लेंगे। अतुल करवाल जो है, इनको एनडीआरएफ जो है, इस एनडीआरएफ के वर्तमान में प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद वो आपका शीलवर्धन सिंह जो है, शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ जो है उसका प्रमुख हाल ही में क्या किया गया, बनाया गया। अतुल और शीलवर्धन, शीलवर्धन ये किसके, सीआईएसएफ और जो अतुल है इनको किसका, एनडीआरएफ, ठीक है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन जो है वो कौन सा है, एनडीआरएफ है, जिस पर सीधा प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है उसका सीधा नियंत्रण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में इसी प्रकार के कुछ नए सवाल लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। मेरे मित्रों, आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और फिर मुलाकात करते हैं कुछ नए सवालों के। और आपको मालूम होगा आपका करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। आपको परीक्षार्थी होने के नाते, अभ्यर्थी होने के नाते आपको आगे ले जाकर छोड़ने वाला एक विषय जो है वो आपका करंट अफेयर्स है, जिसमें अन्य लोगों से आप 5 या 7 सवाल करते हो ज्यादा, तो आपको यकीन मानिए कि आपको उसका लाभ होने वाला है। तो आप सभी का आज की इस क्लास को अटेंड करने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए आप अपने मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।